सनसनी। झगड़ा एक मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन झगड़े ने ऐसा तूल पकड़ा कि वहां शुरू हो गया दंगल, और इसके बाद तो दिल्ली के एक शोरूम में मच गया कोहराम। आप भी देखिए कैमरे में कैद इस दंगल की सनसनीखेज कहानी। मोबाइल शोरूम में हंगामा, मैनेजर के साथ हाथापाई, मां बेटियों ने की तोड़ फोड़, शोरूम में लेडीज दंगल, लात घूंसे से हमला, डंडे से वार, तोड़ फोड़। ऐसा दंगल आपने शायद ही कभी देखा होगा जो दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के एक मोबाइल फोन के शोरूम में हुआ। इस शोरूम में महिलाओं ने क्यों उत्पात मचाया, शोरूम के दुकानदार इनके भयंकर गुस्से के शिकार क्यों बने, कैमरे में कैद ये कहानी हैरान करने वाली है, क्योंकि मारपीट के इस एक्शन पैक कहानी की किरदार एक ही परिवार की 3 महिलाएं थीं, नानी, मां और बेटी। कर वीडियो बना रहा हूं मैं, दिख रही है। नीले सलवार सूट में दिख रही इस बुजुर्ग महिला का नाम है दयावती, और काली जैकेट में दिख रही यह महिला है दयावती की बेटी राजलक्ष्मी, और ये लड़की है दयावती की नातिन छवि। यानी इस महाभारत में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल थीं, और इस महाभारत की वजह बना एक मोबाइल फोन। दरअसल राजलक्ष्मी नाम की इस महिला ने करीब 5 महीने पहले राजौरी गार्डन के इस शोरूम से एक मोबाइल फोन खरीदा था। ऑफर के मुताबिक मोबाइल फोन का 1 साल का इंश्योरेंस भी दिया गया था। संयोग से राजलक्ष्मी का मोबाइल फोन 1 साल के पहले ही खराब हो गया। इसके बाद राजलक्ष्मी मोबाइल फोन बदलने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर पहुंची, लेकिन बताए गए पते पर इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर नहीं था। इसके बाद तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बौखलाई हुई राजलक्ष्मी अपनी मां और बेटी के साथ उस शोरूम पर आ धमकी जहां उसने मोबाइल फोन खरीदा था। हमसे एक फोन खरीदा गया था 5 महीने पहले, वो फोन इनका खराब हुआ। इन्होंने इंश्योरेंस कराई थी फॉर मोबाइल फोन, तो वो इनका मोबाइल फोन पड़ा था जनकपुरी सर्विस सेंटर में इंश्योरेंस कंपनी के पास। दे यूज्ड टू थ्रेटन अस, हमें हर टाइम थ्रेटनिंग करते थे, 3-2 मार देंगे, ये कर देंगे, या तुम्हारी दुकान तोड़ेंगे। लड़कों को करते थे, हमें नहीं करते थे। लड़के आगे से कहते दीदी हम कर देंगे, आपका करवा रहे हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी आर सिंपल एजेंट फॉर द मोबाइल फोन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद ये दुकान पे आई हैं, इन्होंने सीधा पहले इस दुकान पे आके लड़का हमारा कैश पे बैठता है, उसको इन्होंने हैंडलिंग की है, फिजिकली हैंडलिंग किया। गले में कैश पड़ी थी, उसको स्नैच करने की कोशिश की, और फोने हमारी जितनी डेमो की फोन्स लगी होती हैं वो ग्रैब करने की कोशिश की। मेरे ब्रदर की फ़ोन भी उठा ली, अपने जेब में डाली कि अगर हम उनसे कुछ मिस हैंडल करें तो ये हमारे अगेंस्ट केस फाइल करें। और हमारे हर टाइम हाथ जुड़े हुए थे कि प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि हम ऐसा वैसा क्यों कर रहे हो। तो वो मतलब कोई गुंडी थी या क्या थी वो मुझे नहीं पता। शोरूम मालिक की माने तो राजलक्ष्मी और उसकी मां बेटी तीनों उसकी बात समझने को तैयार नहीं थे। तीनों तैश में थे। काली जैकेट में दिख रही राजलक्ष्मी शोरूम के सेल्समैन को फटकारने लगी और अगले ही पल वो शोरूम के 3-4 सेल्समैन से अकेले ही उलझ गई। वो मारपीट पर उतारू हो गई। राजलक्ष्मी के रौद्र रूप को देखकर शोरूम के लोग सख्ते में आ गए। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच नीली सलवार सूट में दिख रही राजलक्ष्मी की मां दयावती भी इस घमासान में कूद पड़ी।
दो महिलाओं के आक्रामक तेवर के सामने शोरूम के स्टाफ पस्त दिखाई दे रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो मारपीट पर उतरी महिलाओं का सामना करें या पीछे हट जाएं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, इस झगड़े का क्लाइमैक्स अभी बाकी था। ये देखिए, जब शोरूम के मालिक और स्टाफ किसी भी तरह राजलक्ष्मी और उसकी मां बुजुर्ग दयावती को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो लगा कि मामला अब शांत हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। राजलक्ष्मी की बुजुर्ग मां दयावती ने अचानक गुस्से में शीशे का पूरा काउंटर ही जमीन पर पटक दिया। जमीन पर शीशे का काउंटर गिरने के बाद तो शोरूम के मालिक और सेल्समैन के पसीने छूट गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग महिला दयावती को क्या कहें, कैसे रोकें उसे। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाते, अगले ही पल एक्शन सीन में एक और किरदार की एंट्री हुई। ये थी राजलक्ष्मी की बेटी और दयावती की नातिन छवि। सफेद टी शर्ट में दिख रही ये लड़की अपनी मां और नानी से भी ज्यादा गुस्से में थी। वो कूदती हुई बेहद तेजी से आगे बढ़ी और नारंगी रंग की शर्ट पहने इस सेल्समैन से हाथापाई करने लगी। अचानक हुए इस हमले से सेल्समैन भी बौखला गया। उसने लड़की का गला पकड़ लिया। गले पर मजबूत गिरफ्त से इस लड़की के हौसले पस्त हो गए। वो गला सहलाती हुई पीछे हट गई। नातिन की ये हालत देखकर अब नानी ने एक बार फिर से मोर्चा थाम लिया। वो डंडा लेकर नारंगी शर्ट वाले सेल्समैन पर टूट पड़ी। तभी इस दंगल के बीच एक शख्स की आवाज सुनाई पड़ी जो मोबाइल फोन से इस झगड़े का वीडियो बना रहा था। कर वीडियो बना रहा हूं मैं। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हालात अब काबू से बाहर लग रहे थे। शोरूम के स्टाफ ने अब लगभग हार मान ली थी। फिर भी नानी, मां और बेटी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच एक शख्स ने पुलिस को फोन करने के लिए आवाज लगाई। शोरूम वालों ने सोचा कि पुलिस की बात सुनकर तीनों महिलाएं डर जाएंगी या तो शोरूम से निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की बात सुनकर काली जैकेट वाली राजलक्ष्मी एक बार फिर ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ी और सेल्समैन से हाथापाई करने लगी। दिल्ली के राजौरी गार्डन के शोरूम में मारपीट का यह वीडियो करीब 3 मिनट का है। लेकिन इस 3 मिनट में नानी मां और बेटी ने ऐसा कोहराम मचाया कि उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। शोरूम में हुई तोड़फोड़ की इस तस्वीर को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। आई हैं, इन्होंने सीधा पहले इस दुकान पे आके, लड़का हमारा कैश पे बैठता है, उसको इन्होंने हैंडलिंग की है, फिजिकली हैंडलिंग किया। गले में कैश पड़ी थी, उसको स्नैच करने की कोशिश की और फोने, हमारी जितनी डेमो की फोन्स लगी होती हैं वो ग्रैब करने की कोशिश की। मेरे ब्रदर की फोन भी उठा ली, अपने जेब में डाली कि अगर हम उनसे कुछ मिस हैंडल करें तो ये हमारे अगेंस्ट केस फाइल करें। और हमारे हर टाइम हाथ जुड़े हुए थे कि प्लीज डोंट डू इट, क्योंकि हम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो मतलब कोई गुंडी थी या क्या थी वो मुझे नहीं पता। वो हमने देखा और उसमें 3 महिलाएं हैं जो वहाँ पे तोड़फोड़ करती हैं। वहाँ उनका स्कफल होता है स्टाफ के साथ और ये लेडी जो है वहाँ जो जेंट्स हैं उनके ऊपर हाथ पैर चलाते हुए भी दिखाई दे रही हैं। तो उसके बेसिस पे हमने नरेंद्र सिंह कोहली की कंप्लेंट पे इन तीनों महिलाओं के खिलाफ जो है एक केस, क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है। ये तीनों महिलाएं साफ साफ उसमें दिख रहा है कि कैसे जो है वायलेंस कर रही हैं। पुलिस इस वीडियो को देखकर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि मारपीट का असली गुनाहगार कौन है, लेकिन मारपीट के पीछे की वजह क्या थी ये जानना भी जरूरी है। वो महिला नए मोबाइल के खराब हो जाने से नाराज थी, लेकिन वो इस बात से ज्यादा गुस्से में थी कि फोन के इंश्योरेंस के बाद भी उसके खराब फोन को बदला नहीं गया। महिला के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। सवाल है कि महिला के मोबाइल फोन बदलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? सनसनी
कैमरे पर पीड़ित लड़की का बयान। उस टाइम पर जब मुझे उसने माज़ा ड्रिंक दिया था, माज़ा ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके दिया। लड़की ने नेता पर लगाए संगीन इल्जाम। फिर वहाँ उस कमरे में फिर उसने हमारे साथ गलत किया था, बैड टच किया था। कटघरे में लड़की का बॉयफ्रेंड। घर पे पूरे फैमिली से मिलवाया था, फैमिली से अप्रूवल की नहीं, बहुत पसंद आई और ये वो। फिर शादी करना चाहता था, बोला कि हम शादी करना चाहते हैं, घर में बहुत पसंद करते हैं। क्या है सेक्स स्कैंडल का पूरा सच? अब देखिए, इसमें अनुसंधान कुछ बिंदुओं पे तकनीकी रूप से चल रहा है, देखते हैं। सेक्स स्कैंडल की एक कहानी जिसने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। कहानी एक लड़की की है और उसमें फंस गए हैं एक बड़े नेता। उस टाइम पर जब मुझे उसने माज़ा ड्रिंक दिया था, माज़ा ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके दिया। इस लड़की के बयानों ने बिहार की सियासत में सनसनी फैला दी है। इस लड़की ने बिहार के एक बड़े कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे पर लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। इस लड़की का आरोप है कि इसके बॉयफ्रेंड निखिल प्रियदर्शी और कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे ने मिलकर कई दिनों तक इसका यौन शोषण किया। इसी दौरान मुझे कुछ जगहों पे भी ले जाता था। बोरिंग रोड स्थित एक फ्लैट है, वहीं पे मुझे वो लेकर गया था जहाँ पे ब्रजेश पांडे भी थे। लेकिन जैसे ही तहकीकात बढ़ी तो बोरिंग रोड के जिस फ्लैट पर, जो कि निखिल प्रियदर्शी के मित्र का फ्लैट था, उसने ये बयान दिया था पुलिस के सामने कि वहाँ पर ब्रजेश पांडे भी आते थे और फिर उनके साथ गंदी हरकत करने लगे। हम आपको बता दें कि कैमरे पर अपनी आप बीती सुना रही ये लड़की बिहार कांग्रेस के एक दलित नेता की बेटी है। लड़की का आरोप है कि इसका बॉयफ्रेंड निखिल प्रियदर्शी एक पूर्व आईएएस अफसर का बेटा है। निखिल ने इसे पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी के सपने दिखाकर जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिए। बात ये हुई थी कि तुम जब बालिग हो जाओगी तब हम लोग शादी कर लेंगे। उसके बाद में मतलब बोला कि अब तो शादी होने ही वाली है, तो फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। लड़की का कहना है कि जिस वक्त निखिल ने शादी का झांसा देकर इसका यौन शोषण किया, उस वक्त ये नाबालिग थी। उस वक्त निखिल यही बहाना बना देता था कि कानूनन दोनों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब बालिग होने के बाद इसने निखिल पर शादी के लिए दबाव डाला तो वो साफ मुकर गया। बोला कि अब तो शादी होने ही वाली है, तो फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद लेटर ऑन जब हम बालिग हुए तो उसके बाद शादी के लिए प्रेशर किए, तो फिर वो नहीं करना चाहता था। एक नेता पर सेक्स स्कैंडल के आरोपों ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। पुलिस ने इस मामले में ब्रजेश पांडे के खिलाफ पॉस्को के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। जी हाँ, इसका है, एसआईटी जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसमें ये कुछ नाम आए हैं, तो आगे इसमें और भी स्तरों पर इसकी समीक्षा की जानी होती है, तो फिर साक्ष्यों के आलोक में न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी विभाग द्वारा। इस मामले में अभी ब्रजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर लड़की के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्रजेश पांडे की माने तो लड़की को मोहरा बनाकर उन्हें एक बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है, जिसमें कुछ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। इनका सारा काम जमीन माफिया का है। जब हमने एफआईआर का कॉपी और एसआईटी का सारा कॉपी निकाला तो उसमें देखा कि कोई संजय सिंह भी है हेलियस कंपनी का। तो हेलियस कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने करोड़ों इन्वेस्टर का पैसा खा गया। उन लोगों ने अपना जमीन में सब पैसा इन्वेस्ट किया था। वो लड़की और वो संजय सिंह, ये लोग मिल गए, और संजीव प्रसाद टोनी लड़की के पिताजी, इन लोगों ने मिलकर ये साजिश रचा। ब्रजेश पांडे का कहना है कि वो लड़की को एक सहयोगी कांग्रेस नेता की बेटी के तौर पर पहचानते थे, लेकिन अब लड़की जिस तरह के आरोप लगा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बर्थडे में मिली तो वहां उसने अपना परिचय दिया कि हम संजीव प्रसाद टोनी जी की पुत्री हैं।
और उसने कहा कि अंकल हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहे तुम अपने पिताजी से बात करो, तुम्हारे पिताजी इसका निर्णय लेंगे, हम नहीं निर्णय ले सकते हैं। तो नहीं, आप ऊपर के नेताओं में चर्चा कीजिएगा, हमको वो कर देंगे, लेकिन तुमको फाइनली राजनीति करना है, पढ़ना है, लिखना है, ये तुम्हारा सोच है, इसका निर्णय तुम्हारे परिवार वाले करेंगे, हम लोग कैसे कर सकते हैं। बस इतना ही उससे मुलाकात है। ब्रजेश पांडे अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। आरोपों की सच्चाई क्या है, ये पुलिस की पूरी तहकीकात के बाद ही साफ हो पाएगा। 2 महीने पहले ये मामला सामने आया था। उस वक्त ये पीड़िता सामने नहीं आई थी, लेकिन टेलीविजन पर, कैमरे पर वो खुलकर पहली बार बयान दे रही है। तो इसमें 2 बातें हो चुकी हैं। पहली बात ये कि सीआईडी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीआईडी फिलहाल जांच कर रही है। सनसनी